हाँ दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज की जो स्टोरी है शॉर्ट स्टोरी है, लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, सुनकर आपको बहुत मज़ा आएगा। उसके अलावा इस स्टोरी के अंदर आपको कई सारे नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा, और जो ग्रामर का स्ट्रक्चर है हम उसे बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे। तो दोस्तों, जो ट्रांसलेशन का प्रोसेस है आप बहुत ही आसानी से समझ पाएंगे और सीख भी पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है जेलेसी। दोस्तों, जेलेसी एक नाउन है जिसका मतलब होता है संज्ञा, और जेलेसी का मतलब होता है ईर्ष्या, या कह सकते हैं जलन। किसी व्यक्ति से ईर्ष्या करना, किसी से जलन करना, उसे जेलेसी कहा जाता है। तो दोस्तों, ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है आप इसे पूरे ध्यान से सुने ताकि आप इसे अच्छी तरह से समझ सकें। और आपसे एक और रिक्वेस्ट है, यदि आपको कोई नया वर्ड मिले तो आप उसे नोट भी जरूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। वन डे अ मैन वॉज पासिंग थ्रू द फॉरेस्ट। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो हमारा वाक्य है ये पास्ट कॉन्टिन्यूस का वाक्य है। जब भी किसी सेंटेंस में या वाक्य में वॉज या वर के बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, तो इस तरह का जो वाक्य होता है वो पास्ट कॉन्टिन्यूस का वाक्य कहलाता है। तो ये हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूस का वाक्य है जहाँ पर वॉज वर्ब के बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म का प्रयोग किया गया है। और दोस्तों, पास थ्रू का मतलब होता है कहीं से होकर गुजरना। तो क्या मतलब हुआ? वन डे एक दिन, अ मैन एक आदमी, वॉज पासिंग थ्रू द फॉरेस्ट मतलब वॉज पासिंग थ्रू अ फॉरेस्ट, जंगल से होकर गुजर रहा था। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि एक दिन एक आदमी जंगल से होकर गुजर रहा था। चलिए आगे देखिए। हिज फीट हिट अ लार्ज स्टोन। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो हमारा वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनेट का अफर्मेटिव का वाक्य है। और मैं आपको बताना चाहूँगा, जब भी आप पास्ट इंडेफिनेट में कोई भी अफर्मेटिव का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। और ये जो हिट है ये फर्स्ट फॉर्म भी हिट होती है और सेकंड फॉर्म भी। तो आप इसे देख के कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि ये जो हिट है इसकी सेकंड फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म और थर्ड फॉर्म सेम होती है, लेकिन यहाँ पर इसको सेकंड फॉर्म के रूप में प्रयोग किया गया। तो क्या मतलब हुआ? हिज फीट। और दोस्तों, ये जो आप वर्ड देख रहे हैं फीट, ये फुट का प्लूरल है। फुट मतलब पैर, और दोनों पैरों के लिए प्लूरल होता है तो हमें फीट का प्रयोग करना होता है। तो क्या मतलब हुआ? हिज फीट मतलब उसके पैर, हिट मतलब उसके पैरों ने हिट किया अ लार्ज स्टोन एक बड़े पत्थर को। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ? हिज फीट हिट अ लार्ज स्टोन मतलब उसके पैरों ने एक बड़े पत्थर को ठोकर मारी, या कह सकते हैं हिट करा। हिट मतलब ठोकर मारना। चलिए आगे देखिए। ही पिक्ड इट अप। दोस्तों, ये पिक की सेकंड फॉर्म है पिक्ड, और इसका मतलब होता है उठाना। ही पिक्ड इट अप, उसने उसे ऊपर उठाया, और अप मतलब ऊपर। ही पिक्ड इट अप, उसने उसे ऊपर उठाया। एंड प्लेस्ड इन अंडर अ ट्री। और दोस्तों, प्लेस का मतलब होता है किसी चीज़ को कहीं पर रख देना, उसे प्लेस कहा जाता है। और ये सेकंड फॉर्म है। प्लेस कर दिया, रख दिया। प्लेस्ड इन अंडर अ ट्री एक पेड़ के नीचे। अंडर मतलब नीचे, अंडर अ ट्री। अवे फ्रॉम द पाथ, अवे फ्रॉम द पाथ मतलब कि मार्ग से, रास्ते से दूर। और दोस्तों, पाथ का मतलब होता है मार्ग, जिसे हिंदी में मार्ग कहा जाता है उसे इंग्लिश में पाथ कहते हैं। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि उसके जो पैर थे वो एक बड़े पत्थर से टकराए। फिर क्या हुआ? ही पिक्ड इट अप, उसने उसे ऊपर उठाया। एंड प्लेस्ड इन अंडर अ ट्री, और उसे एक पेड़ के नीचे रख दिया। अवे फ्रॉम द पाथ जो कि दूर था, कहाँ से? मार्ग से मतलब रास्ते से, जो सड़क या कह सकते हैं सड़क से दूर था। चलिए आगे देखिए। आफ्टर सम टाइम मतलब कि कुछ समय के बाद, अ पेंटर केम टू पेंट हिज पेंटिंग अंडर द ट्री। क्या मतलब हुआ? कुछ समय के बाद अ पेंटर मतलब एक पेंटर मतलब चित्रकार, एक चित्रकार आया। और दोस्तों, ये कम की सेकंड फॉर्म है केम, क्योंकि ये भी पास्ट इंडेफिनेट का ही अफर्मेटिव का वाक्य है। अ पेंटर केम मतलब कि एक चित्रकार आया। टू पेंट पेंटिंग करने के लिए, चित्रकारी करने के लिए। हिज पेंटिंग अपनी मूर्ति, अपने चित्रों को। अंडर द ट्री मतलब पेड़ के नीचे। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि कुछ समय के बाद एक चित्रकार आया अपने चित्रों को बनाने के लिए अंडर द ट्री पेड़ के नीचे। वाइल ही वॉज पेंटिंग। दोस्तों, वाइल का मतलब होता है दौरान,
वाइल का मतलब जबकि भी होता है, लेकिन यहाँ इसका मतलब है दौरान। तो क्या मतलब वाइल ही वॉज पेंटिंग, मतलब जब वे पेंटिंग कर रहा था, जब वे रंग कर रहा था, कह सकते हैं जब वे चित्रकारी कर रहा था। सम ऑफ द रेड पेंट, मतलब कि जो थोड़ा जो रेड पेंट था, मतलब कि जो लाल रंग था, लाल कलर था, पेंट था, फेल। और दोस्तों ये फॉल की सेकंड फॉर्म है। फॉल मतलब गिरना और फेल मतलब गिर गया। तो क्या मतलब हुआ, सम रेड पेंट, थोड़ा जो लाल पेंट था, लाल रंग था, फेल वो गिर गया, ऑन द स्टोन पत्थर पर। एंड और इट नाउ लुक्ड लाइक वर्मिलियन, एंड नाउ लुक्ड लाइक वर्मिलियन। और दोस्तों आप इस वर्ड को नोट कर सकते हैं, वर्मिलियन इसका मतलब होता है सिंदूर। तो क्या मतलब हुआ, एंड नाउ लुक्ड लाइक वर्मिलियन, और वो अब दिखने लगा लुक लाइक वर्मिलियन, सिंदूर की तरह। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि उसका जो थोड़ा सा पेंट था वो उस पर गिर गया, उस पत्थर पर, ऑन द स्टोन, एंड इट नाउ लुक्ड लाइक वर्मिलियन, और वो थोड़ा सा एंड नाउ लुक्ड लाइक वर्मिलियन, वो सिंदूर की तरह दिखा। चलिए आगे देखिए। अ वाइल लेटर, अ वाइल लेटर का मतलब होता है थोड़ी देर के बाद या कुछ समय के पश्चात, कुछ समय के बाद। अ फ्लावर सेलर सेट अंडर द ट्री, क्या मतलब हुआ, फ्लावर सेलर का मतलब होता है फूल बेचने वाला, फूल का विक्रेता, एक फूल बेचने वाला सेट। और ये सिट की सेकंड फॉर्म है, सिट मतलब बैठना और सेट मतलब बैठा, बैठ गया अंडर द ट्री, पेड़ के नीचे बैठा। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि कुछ समय के बाद एक फूल बेचने वाला जो था वो सेट अंडर ट्री, वो उस पेड़ के नीचे बैठ गया। टू मेक अ गार्लैंड, एक माला बनाने के लिए। गार्लैंड का मतलब होता है माला, और आपने देखा होगा अक्सर फूल वाले जो होते हैं उन फूलों की माला भी बनाते हैं। तो वो वहाँ पर बैठ गया माला बनाने के लिए। चलिए आगे देखिए। वैन, जब, शी लेफ्ट, और ये लीव की सेकंड फॉर्म है। लीव का मतलब होता है कहीं से निकलना, रवाना होना या छोड़ना, और ये लीव की सेकंड फॉर्म है लेफ्ट। क्या मतलब हुआ, वैन शी लेफ्ट, जब वह गई। सम फ्लावर्स मतलब कुछ फूल, फेल वो गिर गए। नियर द स्टोन मतलब कि पत्थर के पास। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि व्हेन शी लेफ्ट, जब वे गई। सम फ्लावर्स फेल नियर द स्टोन, मतलब जो कुछ फूल थे वो पत्थर के पास गिर गए। चलिए आगे देखिए। नाउ, अब, द पीपल हु पास्ड बाय थॉट दैट द स्टोन वॉज गॉड्स आइडल, क्या मतलब हुआ। नाउ अब द पीपल, जो लोग थे, हु पास्ट, जो वहाँ से गुजरे। और दोस्तों हु एक रिलेटिव प्रोनाउन है। तो क्या मतलब हुआ, अब जो लोग थे, हु पास्ट, जो वहाँ से, हु पास्ट बाई, जो वहाँ से होकर गुजरे। थॉट, और दोस्तों ये थिंक की सेकंड फॉर्म है, आप इस वर्ड को नोट कर सकते हैं, THOUGHT, और ये थिंक की सेकंड फॉर्म है। थिंक का मतलब सोचना, थॉट मतलब सोचा। उन्होंने सोचा दैट की द स्टोन, जो ये स्टोन है, पत्थर है, वॉज गॉड्स आइडल। और दोस्तों यहाँ गॉड के बाद एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया गया है, जिसका मतलब होता है काके की। गॉड्स आइडल मतलब भगवान की मूर्ति। एंड और स्टार्टेड वर्शिपिंग इट, और उन्होंने शुरू कर दी वर्शिपिंग इट, इसकी पूजा करना। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि जो नाउ द पीपल, जो अब जो लोग थे, हु पास्ड बाय मतलब जो वहाँ से होकर गुजरे, उन्होंने सोचा कि दैट द स्टोन वॉज गॉड्स आइडल, की जो पत्थर है वो भगवान की मूर्ति है। आइडल का मतलब मूर्ति। एंड स्टार्टेड वर्शिपिंग इट, और वो उसकी पूजा करने लगे। वर्शिप मतलब पूजा करना, और उन्होंने उसके वे लोग उसकी पूजा करने लगे। चलिए आगे देखिए। द ट्री वॉज जेलस, क्या मतलब हुआ। और दोस्तों ये जो जेलस है ये एक एडजेक्टिव है, और ये सिंपल पास्ट का वाक्य है। जब भी हम किसी भी वाक्य के अंदर वॉज या वर के बाद एडजेक्टिव या नाउन को लेकर कोई वाक्य बनाते हैं, तो इस तरह के वाक्य को सिंपल पास्ट का वाक्य कहा जाता है, जहाँ पर किसी भी प्रकार की वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता है, मतलब कि किसी वर्ब का, क्रिया का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ कि द ट्री वॉज जेलस, जो पेड़ था वो क्या था, वो जेलस था, मतलब वो ईर्ष्यालु था। ही थॉट, उसने सोचा। अर्लियर मतलब कि पहले। पीपल यूज्ड टू कम टू सिट अंडर माई शेड, क्या मतलब हुआ। और दोस्तों ये जो वर्ड है यूज टू, जब हम कोई भी ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ पर हम ये शो करना चाहते हैं कि पास्ट में कोई भी व्यक्ति किसी काम को बराबर किया करता था, तो वहाँ पर हमें उस कंसिस्टेंसी को, निरंतरता को दिखाने के लिए यूज टू का प्रयोग करना होता है। और यूज टू के बाद हमेशा ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ, ही थॉट, उसने सोचा। अर्लियर मतलब पहले। पीपल यूज टू कम मतलब लोग आया करते थे। टू सिट बैठने के लिए। अंडर माई शेड मेरी
छाया के नीचे। शेड का मतलब होता है छाया, तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि उसने ये सोचा कि पहले लोग आया करते थे टू सिट अंडर माई शेड, मतलब मेरी छाया के नीचे बैठने। चलिए आगे देखिए, बट लेकिन, नाउ अब, दे कम वो आते हैं, टू ऑफर प्रेयर्स लेकिन अब वो आते हैं, बट नाउ दे कम टू ऑफर प्रेयर्स मतलब कि प्रार्थना करने के लिए, अपनी प्रार्थनाओं को करने के लिए आते थे। कम टू ऑफर प्रेयर्स टू द स्टोन, पत्थर पर। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि बट नाउ दे कम टू ऑफर प्रेयर्स टू द स्टोन, लेकिन अब वो आते हैं टू ऑफर प्रेयर्स टू द स्टोन मतलब उस पत्थर के ऊपर या पत्थर की प्रार्थना करने। चलिए आगे देखिए, द ट्री किक्ड द स्टोन फार अवे। किक का मतलब होता है लात मारना, ठोकर मारना। जो ट्री था, द ट्री किक्ड द स्टोन, उसने पत्थर को लात मार दी, फार अवे दूर मतलब उसको भगा दिया, लात मार दी। व्हेन जब, पीपल केम टू ऑफर देयर प्रेयर्स, क्या मतलब हुआ। और दोस्तों ये भी हमारा पास्ट इंडेफिनिट का ही वाक्य है। व्हेन पीपल केम, जब लोग आए, टू ऑफर देयर प्रेयर्स, अपनी प्रार्थनाओं को करने के लिए। दे फाउंड, उन्होंने पाया, द स्टोन मिसिंग। और दोस्तों मिसिंग का मतलब होता है जब कोई चीज़ ना मिले, लापता, गुमशुदा, उसे मिसिंग कहा जाता है। और ये एक एडजेक्टिव है, आप इस वर्ड को नोट कर सकते हो। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ, व्हेन पीपल केम टू ऑफर देयर प्रेयर्स दे फाउंड द स्टोन मिसिंग। मतलब क्या हुआ इस लाइन का कि जब लोग प्रेयर्स करने के लिए, मतलब कि अपनी प्रार्थनाओं को करने के लिए आए, उन्होंने पाया कि जो स्टोन था, पत्थर था, वो गायब था, स्टोन मिसिंग। चलिए आगे देखिए, वन ऑफ देम सैड। वन ऑफ देम का मतलब होता है उनमें से एक। जब एक से ज़्यादा व्यक्ति होते हैं तो वहाँ पर देम का प्रयोग किया जाता है, और वन ऑफ देम का मतलब हुआ उनमें से एक। तो क्या मतलब हुआ, वन ऑफ देम सैड, उनमें से एक ने कहा, गॉड हैज़ लेफ्ट दिस प्लेस। क्या मतलब हुआ दोस्तों, ये जो हमारा वाक्य है गॉड हैज़ लेफ्ट दिस प्लेस, ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य है। जब भी हैज़ या हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है तो जो इस तरह का वाक्य होता है वो प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य कहलाता है। तो ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य है, सेंटेंस है। और यहाँ ये जो लेफ्ट है ये लीव की थर्ड फॉर्म है, और इसका मतलब होता है चले जाना, कहीं से रवाना हो जाना। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ, गॉड हैज़ लेफ्ट दिस प्लेस, ईश्वर ने या किसी भगवान ने इस स्थान को, दिस प्लेस मतलब ये स्थान, इस स्थान को छोड़ दिया है। चलिए आगे देखिए, दिस मीन्स, इसका मतलब है, दिस प्लेस इज़ अनहोली। दोस्तों अनहोली एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है अपवित्र। होली का मतलब पवित्र होता है और अनहोली का मतलब अपवित्र। तो क्या मतलब हुआ, दिस मीन्स, इसका मतलब है दिस प्लेस इज़ अनहोली, ये जो स्थान है वो अपवित्र है। चलिए आगे देखिए, सो इसलिए, वी शुड कट डाउन द ट्री, इसलिए हमें पेड़ को काट देना चाहिए। दोस्तों शुड का प्रयोग जब किया जाता है, जब आप किसी वाक्य में चाहिए का प्रयोग करते हैं सलाह के रूप में, तो वहाँ पर शुड का प्रयोग किया जाता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ, सो इसलिए, वी शुड कट डाउन द ट्री, हमें पेड़ को काट देना चाहिए। एंड इसलिए, द ट्री वॉज पनिश्ड बिकॉज ऑफ जेलेसी। और दोस्तों ये जो हमारा वाक्य है एंड द ट्री वॉज पनिश्ड, ये पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस का वाक्य है। जब भी किसी सेंटेंस के अंदर वॉज या वर्ब के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है तो वो जो वाक्य होता है वो पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस का सेंटेंस होता है। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ, एंड द ट्री वॉज पनिश्ड बिकॉज ऑफ जेलेसी, और जो ट्री था वॉज पनिश्ड, उसको दंडित किया गया, मतलब उसको सजा दी गई बिकॉज ऑफ जेलेसी। बिकॉज ऑफ जेलेसी मतलब ईर्ष्या की वजह से, या कह सकते हैं जलन की वजह से। तो दोस्तों ये आज की एक छोटी सी स्टोरी थी, और मैं उम्मीद करता हूँ जो कहानी का सार है आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। जैसा हमने देखा कि वो जो पेड़ था वो अपनी ईर्ष्या की जो उसकी आदत थी, जो वो जलता था उस पत्थर की वजह से, आखिर में उसको ही लोगों ने काट दिया। तो दोस्तों इससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी दूसरे लोगों से नहीं जलना चाहिए, क्योंकि जब हम दूसरे लोगों से ईर्ष्या करते हैं, जलते हैं, तो इससे हमारा ही नुकसान होता है। तो दोस्तों ये आज की कहानी थी। यदि आपको आज की कहानी अच्छी लगी और मेरा पढ़ाने का प्रयास भी अच्छा लगा हो तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं यदि आपकी तरफ से कोई सुझाव हो। सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।